ये हमारा 2020 नीट है। 2020 नीट के लिए हमें कुछ पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को एनालाइज करते हैं और इन लास्ट 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करके अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस हमारे 90 क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें उन टॉपिक को लेना है जिन टॉपिक क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जिनसे पूछे जाते हैं, मींस जो हमारा प्रायोरिटी एरिया है, राइट। हेलो सर, प्रायोरिटी वाले एरिया को हमें देख करके ये डिसाइड करना होगा पूरा म्यूट कि क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाए, राइट। पूरा म्यूट कीजिए पहले। हेलो, क्या बोल रहे हैं? म्यूट कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। सारे म्यूट कीजिए पहले। वॉइस सभी को अनम्यूट कर दिया भाई। सर कुछ और बच्चों का आवाज आ रहा है इसलिए। जस्ट वेट। आवाज साफ नहीं आ रहा है। कौन कौन है? सभी तो अच्छा, जो दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग न्यू वन, वेट। सर आवाज साफ नहीं आ रहा है। अरे म्यूट करो यार प्लीज यार। म्यूट, सभी को म्यूट कर दिया अभी कुछ जो नए ज्वाइन कर रहे थे। ओके, नाउ यू विल नॉट फील डिस्टर्बेंस। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा। तो देखो, क्वेश्चंस के वेटेज के लिए अगर देखा जाए तो हमें क्रैश कोर्स में सबसे जो ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि बायोलॉजी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 फिजिक्स हो गया, आपका 45 आपका फिजिक्स हो गया और 45 भी आपका केमिस्ट्री हो गया। और आपको देखना पड़ेगा जो बायोलॉजी में ये 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनमें वेटेज किसका ज्यादा होता है। अब बायोलॉजी में ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों चीजें मिक्स हैं, क्योंकि आप 12th में और 11th में दोनों में मिक्स है, ज़ूलॉजी पढ़ते हो और बॉटनी में मिक्स पढ़ते हो, राइट। इन क्वेश्चंस में अगर लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस किया जाए तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा आपका, मैक्सिमम वेटेज विल लाई टू जेनेटिक्स। तो मैक्सिमम वेटेज जेनेटिक्स का होगा। अब देखो, ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, इस जेनेटिक्स में आप क्या क्या काउंट करते हो। तो जेनेटिक्स छोटी चीज नहीं है, जेनेटिक्स काफी वाइड एरिया है। और जेनेटिक्स में भी अगर आप एक चीज एनालाइज करेंगे कि जेनेटिक्स में जो जिस क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, अभी रिसेंटली आपने एग्जाम दिया है, तो आपको लगता होगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स इजी है, लेकिन आप इस इल्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स इजी है। अगर आप, मेरा कहना है कि अगर आप जेनेटिक्स में किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो मेरी बात याद रखिएगा, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स होगी, ठीक है। विल डिस्कस इन लेटर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं या कहां पर डाउट रहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेनेटिक्स में हम लोग काउंट क्या करेंगे। तो देखो, जेनेटिक्स में हम काउंट क्या क्या करेंगे, इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स काउंट करेंगे, उसके साथ में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स काउंट करेंगे और इसी के साथ में इवोल्यूशन को काउंट करेंगे। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स हम तीनों को काउंट कर लेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के। अगर आप इसकी बात करेंगे तो गेट 18 to 20 क्वेश्चन, 18 to 20 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ दिस 90 यू कैन गेट इवन 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 80 मार्क्स का वेटेज, बहुत ज्यादा वेटेज होता है। सो मैक्सिमम वेटेज यू विल फाइंड हियर, ठीक है। जिसको किलो कितना एनालाइज करके नहीं पड़ता। अगर आपको कंपटीशन निकालना है और बढ़िया रैंक लानी है तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि वेटेज किसका ज्यादा है। और क्रैश कोर्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको वेटेज अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, वेटेज आपको देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं, आपने 11th में देखा होगा बायोमोलिक्यूल इतना बड़ा चैप्टर, लेकिन बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से हार्डली यू विल गेट 1 क्वेश्चन, और वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी इंश्योरिटी नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पर मैं अगर वेटेज देखूंगा तो सेकंड नंबर पर वेटेज आता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी में आपके 4 चैप्टर दे रखे हैं, आपका डाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन है, पोल्यूशन है, इकोसिस्टम है, और इकोलॉजी खुद में भी एक चैप्टर है, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन वाला, ठीक है। तो इकोलॉजी का अगर आप वेटेज देखेंगे, इकोलॉजी का वेटेज यू विल गेट 14 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेटेज है इकोलॉजी का। ये 4 क्वेश्चन के लास्ट के, तो आप देख रहे हैं कि 12th में काफी सारा वेटेज है ना। तो 12th में मेजॉरिटी जो वेटेज होता है वो इन्हीं चैप्टर्स का वेटेज होता है ना। बाकी अगर मैं बात करूंगा जैसे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसका वेटेज कम है, तो बाकी चैप्टर्स का वेटेज कम है। तो 12th में आपको इन चैप्टर में चैप्टर लिए और आप
चैप्टर बाकी के इकोलॉजी के, 7 चैप्टर ज्यादा आपके वेटेज वाले थे। इसके बाद अब जो वेटेज के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो मैं 11th में चलना पड़ेगा। अब आती है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आपने एक साल पहले पढ़ी होगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन फिजियो में यू विल गेट 10 क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। डिफरेंट सभी पार्ट से आता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम लाइक फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, सर्कुलेशन वाले से, डाइजेशन वाले चैप्टर से। अ बिट यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन लाइक बॉडी मूवमेंट एंड ऑल दैट, जो स्केलेटल सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, वहां से आप, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद अब अगर फोर्थ सीक्वेंस में मैं आता हूं, दैट विल बी द प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी बच्चा पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, उसको अगर दिक्कत बायोलॉजी में किसी पार्ट में होती है तो प्लांट फिजियोलॉजी होती है। इतने सारे बच्चे, इवन जो ड्रॉपर वाले बच्चे आते हैं, कहीं भी किसी पॉपुलर इंस्टीट्यूट से करके आ रहे हैं, वो करके आ रहे हैं, उनको भी दिक्कत सिर्फ इसी वाले पार्ट में होती है। सो नो वरी, वी विल डू इट, वी विल टैकल इट इन इजी मैनर। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, so you will get 10 question from plant physiology। इसके साथ में फिफ्थ नंबर पे आता है, आप देखो ये भी 11th वाला ही पार्ट है, यहाँ पर सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो सेल बायोलॉजी में देखो, सेल बायोलॉजी में हम दोनों चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। पहला वाला वो जिसमें आप बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेली, और दूसरा वाला सेल साइकिल वाला पार्ट। तो दोनों ही पार्ट को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। You will get 5 to 6 क्वेश्चन here। अब इसी रेंज में आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 6 में हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में मैं दोनों ही रिप्रोडक्शन को काउंट करूंगा। रिप्रोडक्शन में प्लांट में रिप्रोडक्शन, डाइंग प्लांट में, है ना, और दूसरा आपका आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, है ना। इन दोनों को मिला करके यू विल गेट 5 to 6 क्वेश्चन, राइट। तो अब नॉर्मली जो सीक्वेंस होगा वो 5 to 6 का, लेस देन 5 क्वेश्चन का ही। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन से देखो, क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूं, क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं पूछना चाहिए। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस करोगे तो क्लासिफिकेशन इज वेरी बिग टॉपिक। क्लासिफिकेशन में यहाँ पर प्लांट का क्लासिफिकेशन भी आता है, एनिमल का क्लासिफिकेशन भी आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको एनिमल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे और प्लांट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कम मिलेंगे। बट हार्डली यू विल गेट 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के लिए तो अब आप समझ गए ना आपको वेटेज कैसे करना है। अब देखो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, और कायदे से किसी भी बच्चे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किसी स्मार्ट बच्चे की, ठीक है। वो आप लोग ऑलरेडी 12th अभी करके आए हैं, तो 12th आपका जो रिवीजन हुआ होगा काफी फ्रेश हुआ होगा, राइट। और रिसेंटली आपको आपने 12th पढ़ा होगा, लेकिन आई एम मोर देन श्योर कि आपने ये वाला जो सेक्शन है आपका प्लांट फिजियोलॉजी वाला सेक्शन और सेल बायोलॉजी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपने एक साल पहले पढ़ा हुआ था, तो इट्स एन ओल्ड स्टोरी एंड यू माइट हैव फॉरगेट नंबर ऑफ द थिंग्स। सो हमारा जो सीक्वेंस होगा स्टार्ट करने का, ऐसे ऐसे करके वेटेज है, अगर आप वेटेज नोट करना चाहें यू कैन नोट इट डाउन। अब देखो हमें स्टार्ट क्या करना है, हमें इस वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है, इस वाले सेक्शन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से और प्लांट फिजियोलॉजी से। इसमें भी ज्यादा जो टॉपिक्स है उस ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, देन वी विल गो टू द प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, और उसके बाद फिर हम जेनेटिक्स और इकोलॉजी में आएंगे, राइट। ये वाले चैप्टर्स को हम बाद में डील करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th वाले चैप्टर से, जो आपने नहीं किए हुए या आपने बहुत पहले किए हुए, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद these questions, राइट, या these topics। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी मैं सीक्वेंस बता देता हूं कि मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। बोर्ड साहब नजर नहीं आ रहे। नासिर साहबानी म्यूट करो, नासिर साहबानी म्यूट करो सर जी, नासिर साहबानी म्यूट करो सर, सबों को बोलो म्यूट करो। तुम लोग ओके, सो राइट, सबसे पहले ह्यूमन यस
ह्यूमन फिजियो वाले पार्ट में हमें जो चीजें कवर करनी है, तो ह्यूमन फिजियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन, then we will go to the dilation। डायजेशन के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको आप लोग बोलते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद फिर चैप्टर का जो वेटेज होगा, जो मैं वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको अरेंज करता जा रहा हूँ और ऐसे हम लोग पढ़ना पड़ेगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद फिर हम लोग आएंगे एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन के बाद हमें देखना होगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट में जो देखेंगे वो बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट में आपका मेनली क्या है, अगर मैं वैसे टेक्निकली बोलूं तो आपका स्केलेटल सिस्टम है, तो जिसपे हम मस्कुलर अपना स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, और उसके साथ में फिर हम ये पढ़ते हैं हमारा जो एक्चुअल स्केलेटल सिस्टम होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो ये वाला पार्ट है बॉडी मूवमेंट, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसमें कई बारी जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। न्यूरल कंट्रोल में बात करूं तो ब्रेन के फंक्शनिंग से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। एक्सक्रीशन में अगर मैं बात करूं तो कई बारी क्या होता है डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट समझना पड़ेगा। एक्सक्रीशन वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपने जो एनिमल क्लासिफिकेशन में भी जो एक्सक्रीशन पढ़ा हुआ है, वो एनिमल क्लासिफिकेशन का जो एक्सक्रीशन होता है, तो मतलब जैसे मैं ये कहूं कि मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, या फिर यूं में आपसे पूछे कि भाई एक बात बताइए कि नेफ्रिडिया या ग्रीन सेल्स किसमें पाई जाती है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ये वाला पार्ट भी हमें यहीं पे कवर करना पड़ेगा। ह्यूमन एक्सक्रीशन के अलावा हिस्टोलॉजी के साथ में बाकी के ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन होता है उसको भी हमें यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो वेट, साउंड क्लियर नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि उनका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। तुम्हारा आ रहा है सर, हमारा आ रहा है सर। आ रही है, तुम्हारा तो आ रहा है सर, हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। वहाँ वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, तुम्हारा स्क्रीन आ रहा है सर, रिस्पॉन्स, हमारा रिस्पॉन्स वहाँ तक आप तक पहुँचता है सर। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी, अच्छा हु इज दिस पर्सन WL, ये नाम किसने अपना नहीं लिखा हुआ है? So may I know this name? Wait, तो थोड़ा सा हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। आपका रिस्पॉन्स तो आ रहा है मेरे पास, और एक मिनट तुम्हारा भी आ रहा है, म्यूट करता हूँ एक बारी। वॉइस भाई क्लियर आ रही है सब लोगों को? नहीं आ रही है? प्लीज, मैंने अनम्यूट किया हुआ, प्लीज बताएंगे। आ रही सर, वो खुद को बोलो म्यूट कर, बोलो ना सर, मुंह को करना नहीं आता है। ओके, ठीक है, मतलब साउंड आ रही है। जिन लोगों को नहीं आ रही, आई थिंक देयर विल बी सम इंटरनेट प्रॉब्लम एट योर एंड, सो मैं फिर से म्यूट करने जा रहा हूँ। खुद को बोलो ना सर। अब खुद ये लोग कायदे से आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, और वैसे मैं प्लीज आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और मुंह ने अपना बंद किया ना सर। पढ़ाओ सर क्लास में। राइट, तो सबसे पहले मैं रेस्पिरेशन वाले पार्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है? तो रेस्पिरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप किसके हैं, किससे हैं, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, और बॉडी इन जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको कहती है, ठीक है? लुक, सो इन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन में दो चीजें आती हैं। लुक, रेस्पिरेशन में क्या दो चीजें आती हैं?
वही एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन क्या होती है एक भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ना सर। लुक, रेस्पिरेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, सारे लोगों को तो आपसे वन बाय वन नहीं पूछ सकता हूँ। देखो रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, बर्निंग ऑफ फूड, लेकिन बर्निंग ऑफ फूड इज नॉट ओनली रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में हम दो चीजें करते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज द ब्रीदिंग। तो पहला वाला पार्ट होता है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, दो पार्ट आप काउंट करते हैं, एक इनहेल और दूसरा एक्सहेल। सो इनहेल में आप क्या करते हैं, यू इनहेल एक्चुअली एयर, यू डू नॉट इनहेल ऑक्सीजन, you actually inhale air, but out of that air 21% is oxygen, और उस ऑक्सीजन को आप अंदर क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू आप अंदर अपने लेते हैं। you inhale oxygen, so 21% oxygen you inhale, so rather than 25% again I will write here O2, so you inhale O2 and you exhale, और आप रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का ही फंडा क्या होता है, आप इनहेल और एक्सहेल करने के बाद ब्लड में इनको डिफ्यूजन के थ्रू आप लेते हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें से ये वाला पार्ट तो हमारा ब्रीदिंग हो गया। ब्रीदिंग के बाद मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। ये नसीर जी प्लीज, आप कौन है, आप प्लीज अनम्यूट कर, एक बार म्यूट करें अपना, आपकी वॉइस आ रही है। दैट इज डिस्टर्बिंग। हाँ नसीर जी प्लीज आप एक बार म्यूट करेंगे। आपके आपके एंड से बच्चे बोल रहे हैं कि साउंड आ रही है। या प्लीज, थैंक यू सो मच। सो ओके, अब देखिए राइट, तो नसीर जी ने म्यूट कर लिया है। अब देखिए ब्रीदिंग वाले जो पार्ट में, तो सबसे पहले वी इनहेल O2 एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ में इनहेल एक्सहेल के साथ में हम क्या चीज देखते हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ फूड। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बर्निंग ऑफ फूड, तो फूड का बर्न होना। तो फूड वाला पार्ट कहां पर बर्न होता है? सो बर्निंग ऑफ फूड का एक्चुअली मतलब क्या हुआ, बर्निंग ऑफ फूड का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का फूड, अब मैं यहाँ से फूड लिख रहा हूँ क्योंकि फूड में ये कोई भी चीज हो सकता है। तो फूड बर्न होता है, इट मे बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। तो देखिए जो फूड की बर्निंग होती है, उस आप बर्निंग कहते किसको है, केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और साथ में प्लस एनर्जी निकलती है, तो आप उस प्रोसेस को बर्निंग की प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर फूड की बर्निंग होती है। तो ये वाला पार्ट होता क्या है, एक्चुअली दिस बर्निंग ऑफ फूड इट टेक्स प्लेस एट आवर सेलुलर पार्ट। तो ये हमारे सेल में होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को, बर्निंग ऑफ फूड को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सो व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्चुअली द बर्निंग ऑफ फूड इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फूड का बर्न होना हमें सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और रेस्पिरेशन अगर तरह से पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस फॉर ब्रीथिंग टेक्स प्लेस, ब्रीथिंग द प्रोसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस and the burning of food takes place in cells. So these two processes inclusive, they are actually called breathing, sorry respiration. अब देखो मेरी बात को, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को आप गौर से समझिएगा, इसको इनडायरेक्टली आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी। अब क्या है, ये जो फूड वाला कंटेंट है, तो हमारी बॉडी एक्चुअली बर्न क्या होता है और क्यों ये चीज बर्न होती है। अगर मैं बात करूं तो ये जो फूड है इसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे या बर्निंग सबस्ट्रेट कहेंगे। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, मतलब फूड के फॉर्म में या सबस्ट्रेट के फॉर्म में क्या चीजें, बोर्ड साफ नजर नहीं आ रहे सर। दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले बॉडी जिसको प्रिफर करती है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट है। तो बॉडी चाहती क्या है, बॉडी कार्बोहाइड्रेट को बर्न करना चाहती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो मेरी बात को गौर से समझिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम पे
मैंने लंच किया, मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी में ग्लूकोज गया। तो पहले क्या हुआ, मैंने खाना खाया, लाइक मैंने साफ नजर नहीं आ रहा है सर बोर्ड। रोटी एब्जॉर्ब करके मेरे ब्लड में ले लिया गया। अब मेरे ब्लड में ग्लूकोज मौजूद है। सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी बॉडी में 100 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन अभी क्या है, या फिर सपोज दैट 100 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन मैंने जो खाया था ग्लूकोज वो 200 ग्राम खाया था। तो अब क्या होगा, जो 100 ग्राम ग्लूकोज है वो तो मेरे ब्लड में रहेगा क्योंकि मैं चाहिए मेरी बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैंने 100 ग्राम खाया वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ गया? वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो मेरी बॉडी में इकट्ठा हो गया इस फॉर्म में। तो जो चाहिए था ग्लूकोज साफ नजर नहीं आ रहा सर। ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हाँ बोर्ड साफ नजर नहीं आ रहा है सर। बोर्ड साफ नजर नहीं आ रहा है यस सर। सभी लोगों को? यस सर। सबको बोर्ड नहीं आ रहा, नजर आ रहा? सर लाइट पड़ रहा है बोर्ड पे, लाइट पड़ रहा है बोर्ड पे। अच्छा बोर्ड में लाइट पड़ रही है, ओके ओके। शेड पड़ रहा है सर बोर्ड पे, शेड। अच्छा बोर्ड में शाइनिंग पड़ रही है। वेट गिव मी 2 मिनट। और थोड़ा सर। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? अभी साफ नजर आ रहा है बोर्ड में? यस सर। ओके सर और बाकी म्यूट करे प्लीज सर। दोस्त, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, कौन म्यूट नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम चेकिंग। वेट, सब नहीं है सर। नहीं सर, आपने किसी को म्यूट नहीं है सर, आपको म्यूट करना है। पुश म्यूट ऑल। ओके वंस अगेन लेट मी डू इट। मैंने फिर से म्यूट ऑल कर दिया। आई एम चेकिंग माय लिस्ट। ये म्यूट ऑल में, ओके एवरीवन इज म्यूट। मेरी लिस्ट में दोस्त सब लोग म्यूट दिख रहे हैं। आई हैव म्यूट एवरीवन। सो मेरी लिस्ट में सभी लोग म्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया हुआ है। ये नासिर जी नहीं सर, आप म्यूट कर लीजिए, शायद मेरे एंड से आप नहीं हो पा रहे म्यूट। सो दोस्त मैंने सबको म्यूट किया हुआ है अपने एंड से, मेरे एंड से सब भी म्यूट है। वो खुद ने मोबाइल में नहीं किया सर। उन खुद ने मोबाइल में नहीं किया, अपना मोबाइल में। उनको बोलो ना। अब दिख रहा है साफ, बोर्ड साफ दिख रहा है भाई? यस सर, यस सर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो देखो, सबसे पहले बॉडी प्लीज फोकस हो गए, यहाँ पे सभी लोग म्यूट रखेंगे ताकि बार बार मेरे को बीच में म्यूट ना करना पड़े और डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज आप फोकस करिए यहाँ पे। देखिए हमें क्या है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारा पहला सबस्ट्रेट होता है जो कि बर्न होता है, और ये बर्न होता है पहले ग्लूकोज के फॉर्म में। दूसरा जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, नोट करिएगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर लिवर। तो क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी बॉडी में जो ग्लूकोज था 100 ग्राम, वो ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या होगा, अब उस कंडीशन में मुझे भूख लगेगी लेकिन मैं बोर्ड छोड़ करके नहीं जा सकता। ऑन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा और धीरे धीरे ये ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग हंगर स्ट्राइक में चले जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग स्टार्वेशन में चले जाते हैं, या अगर हंगर स्ट्राइक और स्टार्वेशन में ना भी जाए तो आप देखते हैं हम लोग फास्टिंग करते हैं, है ना। तो जैसे अभी कुछ दिन अभी फास्टिंग का टाइम चल रहा था, है ना। तो अब फास्टिंग में क्या होता है, जब पूरा बॉडी का कार्बोहाइड्रेट एग्जॉस्ट हो जाता है तो बॉडी दूसरा नंबर जो लगाती है, सेकंड नंबर पर अब बॉडी क्या करती है, फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है। तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस समय बॉडी फैट को बर्न करना शुरू करती है। तो भाई बॉडी फैट को ही क्यों नहीं बर्न करती? रीजन ये होता है कि फैट को बर्न करने के लिए बॉडी को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है,
ये एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, इसीलिए बॉडी कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करती है। इसकी पहली चॉइस कार्बोहाइड्रेट होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस और इसमें बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता। दूसरे नंबर पर फिर फैट का नंबर आता है। धीरे धीरे हमारी इस बॉडी में यहाँ पर मेनली जो एडिपोज टिश्यू, चेस्ट वाले पार्ट में, बेली वाले पार्ट में, थाई वाले पार्ट में जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यू से धीरे धीरे फैट निकाल कर बॉडी खत्म करना शुरू करती है। अब क्या हुआ, सपोज दैट किसी बंदे को 2 महीने तक, 1 महीने तक खाना नहीं मिला, तो 1 महीने तक अगर खाना नहीं मिला, ठीक है, तो 1 मंथ के बाद अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद फैट पूरी बॉडी का एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब पूरी बॉडी का फैट खत्म हो जाएगा, अब तीसरे नंबर पर बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन का डाइजेशन करेगी। भाई साहब बात समझिएगा, प्रोटीन का डाइजेशन। कभी भी प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलने वाली। क्यों? रीजन क्या होता है, बॉडी जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, हमारी पूरी बॉडी की जितनी सेल्स हैं, एक्सक्लूडिंग आवर ब्रेन दिस बोन पार्ट, तो हमारी बॉडी की जितनी सारी सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी की पूरी सेल्स ये किसमें कन्वर्ट होती हैं, ये हमारी पूरी बॉडी ये प्रोटीन की बनी होती है। तो बॉडी प्रोटीन को ही खाना शुरू कर देती है। जब बॉडी प्रोटीन को खाना शुरू कर देती है या प्रोटीन को एग्जॉस्ट करना शुरू कर देती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का क्या मतलब हुआ, समझिएगा बात को, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है, ऑटो माने खुद को, फैगी खाना। बॉडी अपने बॉडी के ही सेल को कंज्यूम करना या खाना शुरू कर देती है, और उस ऑटोफैगी की कंडीशन में बंदे की डेथ हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, जब सबस्ट्रेट के फॉर्म में प्रोटीन का नंबर आएगा तो ऑटोफैगी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए, मैं थोड़ा सा क्विक वे में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसमें मिलेगी, है ना। सो एनर्जी, तो एनर्जी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इनमें सबस्ट्रेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी किससे मिलेगी। तो मेरी बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, है ना, या फिर टार्टेरिक एसिड हो गया, ये जितने टाइप के ऑर्गेनिक एसिड हैं जिसको अपन खाते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे बर्न हो फूड की जगह, तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। दूसरे नंबर पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है फैट से। तीसरे नंबर पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे, वो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा आप एनर्जी सीक्वेंस याद रखेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्गेनिक एसिड से प्रोड्यूस होती है, ये रीड पे पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एनर्जी आपको मिलेगी फैट से, तीसरे नंबर पर एनर्जी आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि बॉडी प्रोटीन को यूज नहीं करती है सबस्ट्रेट के फॉर्म में। तो आप इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट लीजिए। अब देखो, रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है ना। अब रेस्पिरेशन देखो कैसे 2 तरह का होता है, इसको भी शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो, रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। सो रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप होता है रेस्पिरेशन का, वो होता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो रेस्पिरेशन का टाइप होता है दैट इज एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें ये पता चल गया कि सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फूड सबस्ट्रेट या जिसकी बर्निंग होती है वो प्रेफरेबली, हम बार-बार बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। इन जनरल कार्बोहाइड्रेट ही होता है, चाहे वो किसी प्लांट की बॉडी में हो, चाहे ह्यूमंस की बॉडी में हो, चाहे किसी और एनिमल की बॉडी में हो, और या फिर वो किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, राइट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बर्निंग जो होती है फूड की, बर्निंग टेक्स प्लेस, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर फूड की बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्निंग होती है। अब देखो,
एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा क्या होता है, ग्लूकोज बर्न होता है। और मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ये दो ग्लूकोज बर्न हो जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जो हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, अपने काम करने में, फंक्शन में एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर बनता है। तो इन जनरल एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है। अब दूसरा क्या है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी जो प्रेफरेबली होता है वो ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट होता है, तो ग्लूकोज बर्न होता है। ग्लूकोज के बर्न होने की वजह से अब यहाँ ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो एरोबिक वाले रेस्पिरेशन में वाटर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर वाटर की जगह अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O बनता है। अब अगर मैं पूछूं कि भाई एरोबिक किसमें होता है, एनारोबिक किसमें होता है, तो मैं आपको क्विक बताता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में होता है। जितने एनिमल हैं, सभी एनिमल की बॉडी में फूड की बर्निंग ऑक्सीजन की वजह से होती है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इसी के एनिमल की डेथ हो जाती है। दूसरे नंबर पर यही बात प्लांट में भी एप्लीकेबल होती है। प्लांट की बॉडी में भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और प्लांट की बॉडी में भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए प्लांट में भी ऑक्सीजन जरूरी होती है। वो अपनी ही पैदा की हुई ऑक्सीजन के कुछ अमाउंट को यूटिलाइज कर लेते हैं और बाकी रिलीज कर देते हैं। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि ग्लूकोज बर्न होता है, यहाँ अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस वो होती है जिस प्रोसेस में हम लोग किसी चीज को सड़ा करके, जैसे अल्कोहल बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, इन सभी में एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब ये काम किसी भी एनिमल की बॉडी में होता है, तो जब ह्यूमंस की बॉडी में होता है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन की बॉडी में हो, तो ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, बर्न तो देखो ग्लूकोज ही होता है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनता है, क्योंकि अल्कोहल अगर बनेगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, वो तो हमारे लिए ड्रग्स की तरह फंक्शन करेगा और हमारी बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी, हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो देखिए उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है कि अल्कोहल की जगह बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, और यहाँ पर देखिए एनर्जी, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि एरोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है, एक तो ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। लेकिन दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन, क्योंकि एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड नीचे भी बन रही है ऊपर भी बन रही है, क्या नहीं बन रहा है दैट इज यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो हमारी बॉडी में, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग लेना चाहते हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो लोग नोट कर रहे हैं वो साथ साथ नोट करते रहें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है। तो देखो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज्यादा दौड़ने लगते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। जब हम ज्यादा दौड़ते हैं या ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता कैसे, ये भी हम लोग देखते हैं। लोग इस कंडीशन में
हम जब दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारे लंग्स की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक कर सकते हैं। अब जब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो दौड़ते समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक कम हो जाता है। ऑक्सीजन के इनटेक कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो हमारी मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब ह्यूमंस में क्या होता है, हमारी बॉडी में फटीग कब होता है। लुक, anaerobic respiration in human, ठीक है, मसल्स। तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, रनिंग के टाइम पे, जब हम दौड़ रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज, इन दोनों ही कंडीशन में जब हम दौड़ रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है ना। तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अब उस कंडीशन में क्या होती है, वहां पे नाउ इट विल स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब कुछ मसल्स हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड के साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 के साथ में बनेगा वाटर। ये जो लैक्टिक एसिड जो होता है ये हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होकर के इसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, और इन क्रैम्प्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं। फिर हम ऑक्सीजन नॉर्मल ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर हम ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। फिर जब हम नॉर्मली ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेते लेते अब क्या होता है, बॉडी फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। और फिर नॉर्मल कंडीशन में होता ये है कि नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद हमें फिर से एनर्जी महसूस होने लगती है, क्योंकि बॉडी फिर से एरोबिक से एरोबिक मोड में स्विच कर चुकी होती है, राइट। ओके, अब मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जब हम रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करते समय हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड होता है वो ब्रेक किस चीज में होता है, दैट इज माय क्वेश्चन। ये तो आपको बुक पे मिल जाएगा सभी जगह कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स क्रैम्प जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जब हमारी बॉडी में क्या स्टार्ट होता है, मस्कुलर क्रैम्प। नोट करिए, पहले आप इसको नोट करिए प्लीज, इस सीक्वेंस को जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखूंगा। देखिए वो आपने, ओके डन, ग्रेट। देखिए अब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड मसल्स के बीच में डिपॉजिट हो गया। अब हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दिया, है ना। मैं ये स्टेटमेंट आपको अभी लिखवा देता हूं, है ना, आप सब समझिएगा बात। लैक्टिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में जब ऑक्सीजन की सप्लाई रिज्यूम होती है, रीस्टार्ट होती है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड विल अगेन ब्रेक डाउन इनटू पाइरुविक एसिड। जिन लोगों ने रेस्पिरेशन प्लांट में, प्लांट फिजियोलॉजी में जिसने रेस्पिरेशन बढ़िया से पढ़ा होगा उसको अभी क्लियर होगा कि क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड में, जिसको आप लोग पाइरुवेट भी कहते हैं, पाइरुवेट भी कहते हैं। ये पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से एरोबिक ऑक्सीजन में सबस्ट्रेट के फॉर्म में ये एंटर करता है, राइट। तो नोट करेंगे, एट द टाइम ऑफ heavy exercise
at the time of heavy exercise, running, deficiency of oxygen takes place, deficiency of oxygen takes place, due to which muscle starts anaerobic respiration, full stop. इसी में कंटिन्यू करेंगे. During anaerobic respiration in our body, formation of lactic acid takes place in place of formation of lactic acid takes place in place of alcohol. It gets deposited between our muscles. It gets deposited between our muscles and causes muscular cramp and fatigue. Muscular cramp and fatigue मतलब अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर 100% प्योर ऑक्सीजन दिया जाए तो हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ जाता है, ठीक है ना. यही कारण है कि जो लोग अभी आप में से बहुत सारे लोग जो माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं जहां पे प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो अलग बात है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल है, उनका लाइफ स्पान ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो फास्ट चलती है. So it causes muscular cramp and fatigue. इसी में कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, when we take rest, this pyruvic acid again breaks down, this lactic acid again breaks down into pyruvic acid and normal aerobic respiration starts again. Normal aerobic respiration starts again. Now सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. अब देखो, अब आ जाते हैं हमने ये पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं. अब देखो दोस्त, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. एनिमल्स की हम बात करते हैं. मैंने आपसे बोला कि हम जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरे एनिमल क्लासिफिकेशन को हम यहीं पे साथ में सॉल्व करते जाएंगे कि वहां से क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अपन इधर भी क्लियर कर सकें. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस फाइलम में रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है या किस किस फाइलम में सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है. क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, राइट. तो आप चाहे इसको रेस्पिरेशन में पढ़ लीजिए या आप इसको अलग अलग करके पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली और आप सिस्टम कर रहे हैं, आपको चीजें फ्रैक्शन नहीं पढ़नी, फंडामेंटल आपको ही पढ़नी. हमें करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग जितने पानी का सोल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, राइट. सो इफ वी विल टॉक अबाउट unicellular animals,
यूनिसेलुलर एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा अमीबा हो सकता है, अमीबा इज एनिमल सेल, पैरामीशियम इज एनिमल सेल। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है ना, उनकी बॉडी से मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। अब अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, स्पॉन्जेस जो कि पोरीफेरा में आते हैं, है ना, पोरीफेरा फाइलम में आपने पढ़ा है 11th में। स्पॉन्जेस में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इनमें कोई भी रेस्पिरेशन का ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अगर मैं बात करूं निडेरिया की, निडेरिया में अगर मैं बात करूं, निडेरिया में कौन आते हैं, तो निडेरिया में कौन आता है भाई, हाइड्रा। अगर मैं निडेरिया की बात करूं, निडेरियंस की, तो निडेरिया में सेम प्रोसेस, इनमें भी कोई अलग से ऑर्गन नहीं पाया था, डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनकी स्टारफिश की, तो स्टारफिश में रेस्पिरेशन के लिए या सर्कुलेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं, जिन ऑर्गन से इन्हीं से क्या होता है, वो रेस्पायर करते हैं और इन्हीं से वो चीजों को, फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं। इनको ट्यूब फीड कहते हैं, ट्यूब फीड। ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो सॉरी इस ट्यूब फीड यहाँ पे लिख देते हैं, ट्यूब फीड से कहते हैं। तो अब ये किस फाइलम का मेंबर है, ये स्टारफिश का जो फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में ये स्टारफिश में ट्यूब फीड पाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्नेल की, है ना, स्नेल की अगर मैं बात करूं, स्नेल के साथ में ऑक्टोपस की, तो स्नेल और ऑक्टोपस ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म जिसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, उस फाइलम को मोलस्का कहते हो आप। मोलस्का में अगर मैं बात करूं तो अब भाई गिल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। अब इसके बाद दूसरा एक आता है, अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट जिस फाइलम में आते हैं उसको आप आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। तो इंसेक्ट में या आर्थ्रोपोडा फाइलम में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे वैरायटी। अगर इंसेक्ट वाटर में रहता है मतलब एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक इंसेक्ट में ये गिल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर इंसेक्ट पानी के बाहर रहता है, जैसे आपका कॉकरोच हो गया या बाहर रहने वाले, तो उनमें क्या होता है, बुक लंग्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू होता है, बुक लंग्स के थ्रू होता है और गिल्स के थ्रू होता है आर्थ्रोपोडा में। अब आ जाता हूं, अगर मैं बात करूं पाइसीज मछलियों की, तो पाइसीज में आते हैं फिश। पाइसीज में आपको पता है कि ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, तो ये तीनों आर्थ्रोपोडा का ही पार्ट है, ये तीनों आर्थ्रोपोडा के टाइप है और गिल्स के थ्रू होता है। अगर आप बात करेंगे एम्फीबियन की, एम्फीबियन में आता है फ्रॉग, फ्रॉग इसका एग्जांपल हो गया। एम्फीबियन ये दो तरह से करते हैं, ये जब वाटर के अंदर होते हैं तो स्किन से करते हैं, अपने स्किन से गैसेस को डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज आउट एंड डिफ्यूज इन, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट कर देते हैं। तो फ्रॉग वगैरह ऐसे रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन भाई साहब जब ये लैंड में होते हैं तो लैंड में अपने लंग्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा मेढक की रौना टिग्रीना जिसको आप बोलते हो, तो क्या उसके आगे की तरफ दो नाक जैसे छेद पाए जाते हैं, तो वो स्नाउट पे, तो एम्फीबियंस इसके थ्रू करते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं रेप्टाइल की, तो रेप्टाइल अगर आप बात करें, रेप्टाइल के अलावा दूसरे नंबर पर हमारा आता है रेप्टाइल हो गया, एप्स हो गया, बर्ड्स वगैरह जिनको आप कहते हैं। तो रेप्टाइल में आ गए आपके स्नेक वगैरह, लिजर्ड्स वगैरह, एप्स में आ गए आपके बर्ड्स वगैरह। और मैमल्स की हमारा गाय, बैल, भैंस, इंसान जितना होता है हम सब मैमलिया में आते हैं। आपने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा मैमल्स में। तो रेप्टाइल्स में, एप्स में और मैमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये ऑर्गेनिज्म है। प्लीज नोट इट डाउन, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार नीट में, आप देखेंगे एक बार पुराने क्वेश्चंस में।
अगर आप लास्ट 20 ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग में आता है कि कौन किससे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन किसका है। प्लीज या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट डाउन कीजिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। कुछ लोग फीडबैक दे देते हैं, आई एम हाईली थैंकफुल टू देम, जिससे मेरा पेस मेंटेन रहता है पढ़ाने का। ओके, किसी ने मैसेज किया, जस्ट वेट 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 वेट। तो मैमल में आपने 3 लिखे हैं। नहीं नहीं दोस्त देखो, मैमल में नहीं, ये वाले में देखो। मैमल्स में रेस्पिरेशन जो होता है ना, यहाँ पे रेप्टाइल, एप्स, मतलब रेप्टाइल में इन तीनों में लंग से होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये रेप्टाइल में मतलब जितने स्नेक्स वगैरह होते हैं और लिजार्ड वगैरह, एप्स में मतलब बर्ड में, एंड मैमल और मैमल में, इन तीनों में जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है ये लंग्स के थ्रू होगा, जो मैं कहना चाह रहा था। इसीलिए तीनों लिखे हैं क्योंकि तीनों में जो रेस्पिरेशन का मोड है ना, वो रेस्पिरेशन का मोड तीनों में एक ही है। ठीक है, सो मेरा कहने का जो मतलब था वो ये कहने का मतलब था कि तीनों में मोड ऑफ रेस्पिरेशन एक ही होता है। ठीक है, सो होप गुफरान समझ में आ गया ना सर? इसका मतलब है हाँ, तीनों में इसका यही मतलब है कि इन ऑल दीज थ्री रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इन तीनों में है। ठीक है ना, तो मेरा कहने का यही मतलब है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इन तीनों में लंग से रेस्पिरेशन होता है। तो मैमल्स में जितने रेप्टाइल होते हैं, स्नेक वगैरह जो होते हैं और जो लिजार्ड्स वगैरह होते हैं, वो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। एप्स मतलब पक्षी, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जितने, वो सभी लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। और जो मैमल्स होते हैं वो भी लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा मैमल्स, ओके, तो मैं साफ-साफ लिख देता हूं। मैमल्स, मैमेलिया, वो आपको लग रहा होगा 3 है मैमल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं मैमेलिया। ठीक है, सो दैट इज द मैमल्स और मैमेलिया। वो 2 ही एम थे, 3 एम नहीं थे। राइट, अब देखो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब नो डाउट हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ह्यूमंस में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में समझ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर मैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं तो हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब हमारा लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लुक, ये वाला जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है, जिसको आप वॉइस बॉक्स कहते हैं ना, या साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो जो साउंड बॉक्स हमारा या वॉइस बॉक्स होता है, इसको टेक्निकली हम आप इसको लैरिंक्स कहते हैं। तो ये हमारा वाला पार्ट होता है लैरिंक्स। ठीक है, तो लैरिंक्स वाले पार्ट्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं कि लैरिंक्स वाले पार्ट से हम वॉइस क्रिएट करते हैं। इसके बाद लैरिंक्स वाले पार्ट पे इसके नीचे की तरफ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी दूर तक तो सिग्नल होता है और उसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो सिंगल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया इज टेक्निकल टर्म, सो ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। अब दूसरा क्या हुआ कि ट्रैकिया के साथ में अब ट्रैकिया हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया जिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इन दोनों पार्ट को अब आप देखिए, ट्रैकिया हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ट्रैकिया जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं ब्रोंकस सिंगुलर हो गया, ब्रोंकाई का मतलब 2 होते हैं, तो ये हमारे हो गए ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई फर्दर फिर से अभी मैं नोट कर दूंगा, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं
ब्रोंकाई फर्दर फिर से और भी पतले पतले पाइप्स में ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में ये जो दो लंग्स पाए जाते हैं, इसमें हमारा एक लंग बड़ा होता है और एक लंग्स हमारा छोटा होता है, राइट। तो लंग्स की जो कैविटी होती है, ये जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स होता है ये छोटा होता है, और राइट वाला जो लंग होता है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज, ठीक है। रीजन ये होता है कि जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है वो नॉर्मल शेप का होता है, और जो हमारा ये लेफ्ट वाला लंग्स होता है, लेफ्ट वाला, ये वाले लंग्स में यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरह से स्पेस पाया जाता है। ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस का छोटा होने के पीछे कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मैंने आपको बोला कि ये जो छोटा होता है यहाँ पर हमारा हार्ट फिट हो जाता है, इसीलिए ये वाला पार्ट छोटा होता है, राइट। सो ये वाला पार्ट फर्दर जो ट्रैकिया होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। सिंगुलर को ब्रोंकस और प्लूरल को ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर फिर से और पतली पतली पाइपलाइंस में डिवाइड हो जाता है, जैसे हमारे पेड़ में ब्रांचेस होते हैं, पेड़ों में शाखाएं होती है, तो ब्रांचेस की तरह डिवाइड हो जाता है, राइट। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है जिन पार्ट में, उनको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं, इनको ब्रोंक्यूल कहते हैं, राइट। अब देखो ये ब्रोंक्यूल फर्दर, अब इन ब्रोंक्यूल के आखिरी वाले पार्ट में, आखिरी वाले ब्रांच में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और पूरे हमारे लंग्स इन बलून लाइक, मिलियंस ऑफ बलून लाइक जो बलून्स होते हैं इनसे ये भरे हुए होते हैं। सो दीस बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर एक्चुअली कॉल्ड एल्वेलाई। तो फाइनली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो यहीं पे एल्वेलाई में ही होता है, राइट। तो ये गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर इनको एल्वेलाई कहते हैं, कॉल्ड एल्वेलाई, ठीक है, तो एल्वेलाई कहते हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा लंग्स हो, लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर लंग्स देखो ऊपर की तरफ क्या है, जिस वाले पार्ट को जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जहां फिट होता है, ठीक है, वो वाली आपकी रेस्पिरेशन वाली कैविटी हो गई। उसके नीचे तो ऊपर वाला पार्ट जिसमें रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि अगर मैं बात करूं डायाफ्राम से, ये वाला एक पर्दा है जो हमारे डाइजेशन वाले सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग करता है। आपने पढ़ा होगा इस पर्दे को हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम, तो लिखते हैं हम डायाफ्रैगम में, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं डायाफ्राम। तो ये हमारा डायाफ्राम हो गया, राइट। अब डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी होती है ना, जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उस पूरे वाले पार्ट को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। दिस इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी, है ना। और नीचे वाला जो पार्ट है डायाफ्राम के नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम का फंक्शन क्या होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से अलग करता है। और ये वाला जो पार्ट है ना, जिस वाले पार्ट में हमारा हार्ट फिट होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वाला लंग्स छोटा हो जाता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच, इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। वन मोर थिंग, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रैकिया के ऊपर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है। ये रिंग हमारे, ये ट्रैकिया जो है इसको आगे की तरफ से कवर करती है, पीछे की तरफ से इसको कवर नहीं करती, प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो दिस इज नॉट कंप्लीट रिंग, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज इनकम्प्लीट रिंग। तो ये इनकम्प्लीट रिंग होती है। ये जो इनकम्प्लीट रिंग है, इस इनकम्प्लीट रिंग को हम लोग कहते हैं दिस इज कार्टिलेजियस रिंग। तो हमारी ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज की बनी हुई पार्शियल रिंग्स होती है, कार्टिलेजियस। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब इसका फंक्शन क्या है, ये मैं खुद ही बता देता हूं आपको। इसका फंक्शन क्या है कि कार्टिलेजियस रिंग्स हमारे ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना हो जाए, या पिचक ना जाए, है ना, एकदम से। ऐसा ना हो कि हम लेटे हों और गर्दन मोड़े और सांस लें, हमारी गर्दन इधर उधर मुड़ जाए और ये विंड पाइप बंद हो जाए, जिसकी वजह से हम सांस ना ले पाए और ह्यूमन की डेथ हो जाए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कार्टिलेज रिंग्स तो ट्रैकिया को बचाने का काम करते हैं ताकि कोलैप्स ना होने पाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रैकिया जो है, ये कार्टिलेज रिंग्स जो ट्रैकिया में पाई जाती हैं, ये कब इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं? ब्रीथ इन करते या ब्रीथ आउट करते, या दोनों ही कंडीशन में? प्लीज टेल मी, कौन बताएगा?
लुक, आप जब मैंगो शेक या बनाना शेक पीते हो, है ना, तो आप देखते हो कई बार आप छोटे दुकानदार के पास जाते हैं, वो क्या करता है, आपको पतला वाला स्ट्रॉ दे देता है। वो पतला वाला स्ट्रॉ क्या करते हैं, आप कई बार मुंह में लगाया, आपने बनाना शेक सक किया और इतने प्रेशर से सक कर लिया कि वो जो आपका पतला वाला स्ट्रॉ पिचक गया और उसे बनाना शेक आ ही नहीं रहा, फिर आप उसको उल्टा फूकते हो। राइट, वैसे ही क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उस समय हमारी ट्रैकिया में अंदर की तरफ प्रेशर लगता है। अगर ये कार्टिलेज की रिंग नहीं होती तो सांस लेते समय हमारी विंड पाइप कोलैप्स हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ ट्रैकिया टू प्रिवेंट दिस, the main function of this cartilaging to prevent trachea collapsing when we breathe in. Please note it down, note करेंगे। cartilaginous ring protect trachea at the time of breathing. At the time of breathing, it prevents collapsing. It prevents collapsing when we breathe in. It prevents collapsing when we breathe in. Full stop, इसी में नोट करेंगे। They are incomplete ring of cartilages. They are incomplete ring of cartilages, as they are present in this side, as they are present in ventral side of neck, as तो हमारा ये वाला वेंट्रल साइड होता है और पीछे वाला हमारा डॉर्सल साइड होता है, as they are present in ventral side of neck and incomplete at the dorsal side. नेक्स्ट देखिए, हमारे लंग्स है, दोनों लंग्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक ही लंग में आपको बना के बताता हूं। देखिए, हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, लंग्स को कवर करके रखती है ना। तो एक मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करके रखती है, और हमारे लंग्स के अंदर की तरफ यहाँ पर हमारे लंग्स के अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा होता है। ठीक है ना, तो लंग्स के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमारे लंग्स बहुत पतले होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, और ये हमारे रिब केज के अंदर, इन पसलियों के अंदर फैलते और पिचकते हैं। अगर इसके चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी तो ये फ्रिक्शन की वजह से बार बार हमारी हड्डियों से रगड़ेंगे और फट जाएंगे, लंग्स के फटने का खतरा है। ठीक है ना, तो ये जो लेयर होती है, ये इसको हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं प्लूरा। दिस इज कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। तो आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, आपने न्यूज में सुना होगा या सुना होगा किसी रिलेटिव के या किसी जान पहचान वाले के, कि लोग बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर गया। भैया, लंग्स में पानी नहीं भर सकता है, क्योंकि लंग्स के अंदर पानी कैसे भर जाएगा? लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? राइट। तो स्ट्रक्चर, ओके, किसी का स्ट्रक्चर छूट गया, सो नोट करेंगे। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लंग्स के चारों तरफ यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम प्लूरा कहते हैं, है ना। तो इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरा कहते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। राइट, मतलब कि लंग्स में फ्रिक्शन ना लगने पाए। तो इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो फ्रिक्शन से हमारे लंग्स को प्रिवेंट करता है, ताकि फ्रिक्शन ना लगने पाए और लंग्स फटने ना पाए। राइट, और इसके अंदर, इस लंग्स के और इसके दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्रिक्शन से बचाते हैं। अभी किसी ने बोला कि सर स्ट्रक्चर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे ऊपर की तरफ हमारा जहां से गला स्टार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, वी कॉल इट साउंड बॉक्स। ठीक है,
हम इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स हमारा वॉइस प्रोडक्शन का फंक्शन करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये वाला पार्ट हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया में आगे की तरफ जो रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कार्टिलेजियस रिंग्स बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, आगे की तरफ मतलब वेंट्रल साइड पे दिखाई देती हैं और डॉर्सल साइड पे पीछे की तरफ ये कंप्लीट नहीं होती है। दूसरा, ये हमारा जो ट्रैकिया है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हर पार्ट को हम लोग इस छोटे वाले पार्ट को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई और ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, उनको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। ब्रोंक्यूल के आखिरी में बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको एल्वलाई कहते हैं। एल्वलाई, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग लंग्स कहते हैं, ठीक है ना। और लंग्स में लेफ्ट वाला लंग्स छोटा होता है, राइट वाला लंग्स बड़ा होता है। द रीजन बिहाइंड इट जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है, इसके बीच में यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पे हार्ट फिट होता है। हार्ट जिस जगह पे फिट होता है इस पार्ट को हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं। और जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लोकेटेड है उस वाले पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और नीचे वाला पार्ट को हम लोग एब्डोमिनल, जिसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को जो अलग करने वाला पार्ट है वो एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है। इस पर्दे को कर्टेन को हम डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको बताया फ्रिक्शन से बचाने के लिए चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को अपन प्लूरा बोलते हैं। और प्लूरा और हमारे लंग्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो भाई साहब, जो लंग्स में पानी भर जाता है तो होता क्या है, इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे लंग्स के अंदर इस प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, इसमें वाटर का कंटेंट बढ़ने लगता है, इससे लंग्स भारी हो जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता। टीबी में जो टीबी का इन्फेक्शन होता है, उस टीबी वाले इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो एल्वुलाई होते हैं, इन वाले एल्वुलाई में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। इनके अंदर म्यूकस भर जाता है, जो हमारा जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से टीबी वाला बंदा प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है ना। आपने एक डिजीज और पढ़ी होगी, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में भाई साहब ये जो ब्रोंकाई वाला पार्ट होता है, मतलब इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंचता। ध्यान देंगे इस बात को, ब्रोंकाइटिस एक डिजीज होती है। ब्रोंकाइटिस वाली डिजीज में इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स तक नहीं पहुंचता है। रेदर देन ब्रोंकाइटिस में ये जो ब्रोंकिया वाला पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, यहीं तक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। और ब्रोंकाइटिस में भी बंदे को लगातार खांसी आती रहती है और वो ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर पाता। टीबी में क्या होता है, टीबी में इस ट्यूबुलर वाले पार्ट में, इस ट्यूबुलर वाले पार्ट में इन्फेक्शन नहीं होता है। टीबी में ये जो एल्वुली है आपका, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। होप आई एम क्लियर विद इट, ठीक है। नोट करिए साउंड बॉक्स, ठीक है, लैरिंक्स को। सो लैरिंक्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। भाई साहब, बर्ड में भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है लैरिंक्स की जगह, लेकिन बर्ड में लैरिंक्स नहीं होता। दैट इज द क्वेश्चन। लैरिंक्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स बट बर्ड्स हैव साइरेंस, but bird have syrinx in place of larynx, but bird have syrinx in place of larynx for the sake of respiration, for the sake of sound production, for the sake of sound production. Next point, in human, male and female, in human, male and female have different frequencies of sound because in males the membrane of larynx because in males the membrane of larynx is longer and thicker, which produces sound of less frequency and greater loudness. Full stop. In females, the membrane is shorter and thinner, which produces
sound with greater frequency. That's why in female the voice is shrilling, तीखी होती है, voice is shrilling. तो फीमेल में वॉइस श्रिलिंग होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से, लाउडनेस कम होने की वजह से. मेल में जो साउंड होती है वो लाउड होती है, श्रिलिंग नहीं होती है. तो दोनों में फ्रीक्वेंसी का फर्क इसके अंदर जो दो मेम्ब्रेन होती हैं उसकी वजह से आता है. राइट. तो ये वाला पार्ट था हमारा ह्यूमंस का, मतलब मेल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब देखो दूसरी चीज जो हमें पढ़नी होगी वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि अपन सांस लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं, है ना. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रेस्पिरेशन में रह रही है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज हमबर्गर इफेक्ट. रिसेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर का. क्लोराइड शिफ्ट, बोथ आर द सेम थिंग बट वी एक्सप्लेन डिफरेंटली. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है. हमबर्गर इफेक्ट क्या है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है, या गैसेस का ट्रांसपोर्ट. ठीक है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितने परसेंट होता है, डिसॉल्व फॉर्म में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कितने फॉर्म में होता है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म भी हमको पता होनी चाहिए कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो किस तरह से ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करती है. सो टू थिंग्स आर लेफ्ट ओवर हियर, है ना. सो वी आर रनिंग शॉर्ट विद द टाइम, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू. तो सबसे पहले देखिए कि गैसेस का एक्सचेंज पहले हम समझ लेते हैं कि एल्वुलाई में कैसे होता है. तो हमारे दोनों लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती हैं वो करीब इतनी एल्वुलाई पाई जाती हैं कि अगर ये पतली पतली जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन की बनी हुई एल्वुलाई है, अगर ये एल्वुलाई को अपन ओपन कर दें तो आप ये समझ लीजिए कि एक ह्यूमन, एक हेल्दी पर्सन की जो एल्वुलाई होती है वो उतना एरिया कवर कर सकती है जितना कि एक टेनिस कोर्ट का एरिया होता है. अब देखिए ये जो एल्वुलाई होती हैं, इन एल्वुलाई में दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर. इन एल्वुलाई के अंदर अब ये एल्वुलाई सिकुड़ ना जाए, चिपक ना जाए आपस में, है ना. तो इनको चिपकने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पे अंदर एक जेल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, स्ट्रक्चर रिपीटेड. हाँ, ओके. तो लुक यहाँ पे इतना ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. अगर कोई पूछे कि भाई साहब ये एल्वुलाई किस चीज की बनी होती है, सो व्हाट यू विल रिप्लाई, एल्वुलाई जिस टिश्यू की बनी होती है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. तो इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन की या एपिथेलियल टिश्यू की आपने टाइप ऑफ टिश्यू एनिमल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एक चैप्टर उसमें पता होगा. तो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है एल्वुलाई के अंदर. इसके अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल पाई जाती है, जो ग्लैंड की तरह होती है, लगातार सिक्रीशन करती रहती है. इनके अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियल पाए जाते हैं जो लगातार क्या करते हैं, जेल जैसे स्ट्रक्चर को सीक्रीट करते रहते हैं. ये जो जेल जैसा स्ट्रक्चर सीक्रीट करते हैं, है ना. सो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर था. इस जेल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं म्यूकस. ठीक है, म्यूकस. तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो म्यूकस का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये एल्वुलाई को मॉइस्ट बनाए रहता है ताकि सूखने ना जाए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम. लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, ये किसी भी तरह के एयर के साथ आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को मार देता है. तो लाइसोजाइम पाया जाता है म्यूकस में. जब हमें ज्यादा सर्दी हो जाती है ना, कफ निकलने लगता है बॉडी से, वो हमारी बॉडी का म्यूकस ही होता है. ठीक है ना. सो लाइसोजाइम पाया जाता है जो जर्म को मार देता है और ये हमारी बॉडी को, ये हमारे एल्वुलाई को मॉइस्ट करके रखती है. ठीक है. सो गाइस, नाउ दिस इज लाइक टाइम टू वाइंड अप द क्लास. बट रेस्पिरेशन में दो चीजें हमारे पास रह रही हैं. We will continue with it और next class please don't miss, come at the time. ठीक है ना. तो देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे हैम्बर्गर इफेक्ट क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, गैस का डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है,
ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म, इंटरकोस्टल मसल का कैसे कैसे बन होता है, ठीक है ना। सो वेलकम गुफान जी, वेलकम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन आपको, प्लीज यू आर ऑलवेज वेलकम विद क्वेश्चन, यू आर ऑलवेज वेलकम विद this your doubts. Okay, yeah, I'm waiting. Please, what's your name?